हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं, आज अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में मैं पंचवर्षीय योजना कराने जा रहा हूं। ठीक है, कौन योजना? पंचवर्षीय योजना। ठीक, अब पंचवर्षीय योजना के बात आया सर, तो कुल कितनी पंचवर्षीय योजना पारित हुई है? यानी कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। कितना टोटल पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। हम वन बाई वन करके एक एक करके डिस्कस करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था। ऐसे ऐसे करके एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत है? आइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कंसेप्ट के साथ हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इससे कराते हैं कि सर प्रथम ये जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? तो रूस से। कहां से? रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। यानी यह कई बार दोस्त पेपर में पूछा है कि पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है दोस्त? तो रूस से लिया गया है। ठीक, अब सर बात करें कि भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। यानी कुल कितना बनी है पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना पारित हुई है, अर्थात बनी है। पारित लिख देता हूं, पारित हुई है नहीं, 12 पंचवर्षीय योजना पारित हुई है। यानी कुल 12 पंचवर्षीय योजना। सर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब से कब हुआ था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्त कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सर कब से शुरू हुआ था? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 1956। ठीक, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कार्यकाल था, यानी इसकी अवधि था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना से सर? तो 1951 से 5 जोड़िएगा तो 1956 तक था। ठीक, तक था। कोई दिक्कत? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अवधि बात करें या कार्यकाल बात करें तो कब से कब? 1951 से 1956 था। ठीक ना। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? यानी देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि 5 ईयर प्लान होता क्या है दोस्त। ठीक है, देखिए सरकार अपनी योजना बनाती है, यानी 5 ईयर प्लान्स माने क्या होता है? योजना। यानी अगले 5 वर्ष के लिए सरकार जो जो योजनाएं बनाती है कि हमको 5 साल में ये टारगेट पूरा करना होता है। जैसे हम लोग का एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना टारगेट बनाते हैं ना कि हमको इतना से इतना घंटा तक मैथ पढ़ना है, इतना से इतना घंटा तक एसएसटी पढ़ना है, इतना से इतना घंटा तक मैथ रीजनिंग पढ़ना है। जो भी अपना सब्जेक्ट का प्लानिंग बनाते हैं तो ये क्या हो गया? एक प्लान हुआ। ठीक है, उसी तरह से सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना एक प्लान बनाती थी। अब नहीं है, पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो गई है। पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो गई है। पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग आ गया है। पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग आ गया है। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखिएगा कि जो पंचवर्षीय योजना था ना दोस्त, पंचवर्षीय योजना क्या था? तो अगले 5 साल में, पंचवर्षीय योजना में अगले 5 साल में सरकार किस किस चीज पर फोकस करने वाली है, यानी क्या क्या चीज पर विकास करने वाला है, उस चीज का क्या होता था? जिक्र होता था, उसका उल्लेख होता था कि इस चीज में या इस सेक्टर में हमको इतना टारगेट अचीव करना है। यही पंचवर्षीय योजना होता है। अब पंचवर्षीय योजना कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष के। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 साल के। ठीक है, कुछ पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष तक ही रही, फिर रिजेक्ट हो गई है। आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक पर। कोई दिक्कत है? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 था। ठीक, अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्त, वह किस मॉडल पर आधारित था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना हेराल्ड
हेराल्ड हेराल्ड डोमर हेराल्ड डोमर मॉडल मॉडल। चलिए देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित आधारित था आधारित था। अभी सर हेराल्ड डोमर मॉडल के बात आया बता रहे। चलो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है दोस्त? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब सर हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर कहने का मतलब है कि देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल के अध्यक्षता में एक प्लान सेट किया जाता था। किसके? हेराल्ड डोमर मॉडल के अध्यक्षता में एक प्लान सेट किया जाता था कि ऐसे ऐसे विकास कीजिएगा तो आपका तरक्की होगा, यानी इतना हम लोग अचीव कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए या इस बात को लागू करने के लिए सरकार क्या करती थी कि एक आदमी के अध्यक्षता में यह जो 5 ईयर प्लान था, यानी पंचवर्षीय योजना था, बनाती थी। ठीक है, तो वही हेराल्ड डोमर है। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था कि यानी हेराल्ड डोमर मॉडल का ऐसा कहना था। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त, और हम इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में यानी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना, चलिए दोस्त, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ना, इसमें और हम क्या बढ़ते हैं आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कि देखिए, इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी कृषि को उच्च प्राथमिकता कृषि को उच्च प्राथमिकता दर्ज या उच्च प्राथमिकता दी गई थी। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, अर्थात कृषि पर विशेष बल दिया गया था या कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। ये आए दिन पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? कृषि पर यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर पूछ दे कि इसका क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास और प्रक्रिया प्रारंभ करना। अर्थात कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। कोई दिक्कत है? इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी इस योजना के पूछ दे कि मुख्य उद्देश्य अभी आगे लिख रहा हूं, इसमें किस पर बल दिया गया था? तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में पारित हुआ ना, तो कृषि पर विशेष बल दिया गया था। अब सर कृषि पर विशेष बल देने का वजह क्या था? समझिएगा ध्यान से, कृषि पर विशेष बल देने की वजह क्या था कि आखिर क्यों कृषि पर बल विशेष दिया गया? देखिए, जब हमारा देश 1947 में बंटवारा हुआ, तो सबसे जो हम लोगों के कंट्री का सुधारना था, तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारना था। यानी आर्थिक स्थिति यहाँ के विशेषतः दयनीय हो गई थी। तब उसको सुधारने के लिए क्या किया गया कि कृषि कार्य हमारे देश में बहुत सारा है। यानी कृषि कार्य के जो क्षेत्र है वह काफी मात्रा में समृद्ध है। हर जो फैक्ट्री है वह जानते हैं कि आप प्राथमिक सेक्टर पर आधारित होता है। जो भी फैक्ट्री है आपका, यानी वो सब द्वितीय क्षेत्र के तहत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र प्रथम प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो अब बताइए कि बाप के अंतर्गत बेटा आता है, तो अगर बाप सुधरेगा तो बेटा भी सुधरेगा। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि अगर कृषि कार्य मेरा यानी कृषि जो क्षेत्र है अगर समृद्ध हो जाए, सुधर जाए, तो इससे क्या होगा? हमारा उससे आगे फैक्ट्रियां यानी कारखानों के उत्पादन में भी या कारखाना स्थापित करने में भी सहायता मिलेगा। मान लीजिए आप कारखाना स्थापित कर दी और कच्चा माल का ही अभाव हो, तो ऐसा तो नहीं ना संभव है कि फैक्ट्री चल सकेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि सबसे पहले सुधारना था, तो हमारे देश का कृषि क्षेत्र के उच्च प्राथमिकता दी गई कि कृषि क्षेत्र में विशेषतः बल देकर कृषि के पहले आर्थिक व्यवस्था को हमको सुधारा जाए। इसलिए क्या हुआ कि इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। अब उच्च प्राथमिकता देने का मतलब क्या है सर? तो कृषि के क्षेत्र में विशेषतः बल दिया गया। यानी इस पंचवर्षीय योजना में
इस पंचवर्षीय योजना में इस योजना लिख रहा हूं, इस योजना शॉर्ट में दोस्त, इस योजना में और क्या किया गया, तो देखिए बड़े बड़े डैम बनाए गए, बड़े बड़े डैम बनाए गए जिससे पानी को स्टोर करके किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके। किस लिए, तो सिंचाई के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से डैम बनाया गया। डैम बना तो वहां पर बिजलियां उत्पादित होने लगी। डैम पर क्या होता है, बिजली, यानी हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, यानी कृषि और बिजली की आपूर्ति मेरा लगभग कुछ सुधरने लगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की स्थिति और लगभग बिजली की कुछ मात्रा सुधर गई। तो इससे क्या हुआ कि द्वितीय क्षेत्र में अब ध्यान दिया गया, अर्थात कहने का मतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कारखानों पर बल दिया जाने लगा। समझ में आ गया ना। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। किस पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है उस पर पहले फोकस करेंगे। यानी इस योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक। और क्या सर, तो ब्यास परियोजना, कौन सा, ब्यास परियोजना, ठीक ना, ब्यास परियोजना तथा और कौन सा, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाना शुरू हुई या प्रारंभ हुई, परियोजना बनाना प्रारंभ हुई। कहने का मतलब है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया। तो कृषि के क्षेत्र में विशेष बल देने का क्या हुआ कि कृषि की जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे आपका खेती कब होगा, जब आपको सिंचाई की सुविधा हो, और जब सिंचाई की सुविधा यानी पानी की सुविधा नहीं रहेगा तो आप खेती कर पाइएगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस योजना में, उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूछता है कि किसका कार्यकाल था, तब माननीय जवाहरलाल नेहरू, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी इस योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाना प्रारंभ हुई। ठीक, बनाना प्रारंभ हुआ, ठीक है, बनाना प्रारंभ हो गया। और क्या हुआ सर, तो अब दामोदर नदी घाटी के बारे में जिक्र करेंगे कि दामोदर नदी घाटी, अब इसमें सबसे पहले जो है ना, भारत में कौन सी नदी घाटी परियोजना बनी थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, इसलिए इस सब क्वेश्चन भी आई है, इतना तक उतारिए, उसके बाद में हम आगे बताता हूँ। देखिए दोस्त, अगर पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, यानी इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का के संतुलित विकास और प्रक्रिया आरंभ करना, संतुलित विकास और प्रक्रिया प्रारंभ करना, ठीक है। यानी यह कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्त, देखिए बहुत मोस्ट भी आई है। यह पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास। कहने का मतलब है संतुलित विकास के मतलब कि न तो घाटा न तो फायदा, मतलब कि एक सही वे में, सही डायरेक्शन में इसका विकास हो। समझ में आ गया ना। और प्रक्रिया प्रारंभ करना, यानी ऐसा प्रक्रिया
जिससे संतुलित विकास संभव हो। कोई दिक्कत है? अब आइए देखिए अर्थव्यवस्था में अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में और क्या, तो यह सफल योजना थी, यह एक सफल योजना थी, यह एक सफल योजना थी, यह एक सफल योजना, यह एक सफल योजना थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था एक सफल योजना थी। कोई दिक्कत है? यानी इसमें कोई हमको घाटा नहीं हुआ था, यानी यह एक सफल योजना रही। ठीक, और क्या सर? तो इस योजना में सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन ठीक, का उद्घाटन 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। कहने का मतलब है दोस्त कि इस योजना में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ठीक है, इसी नदी घाटी परियोजना को जब चलिए देखिए, यानी इस योजना में सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यहीं पर इस योजना का उद्घाटन किए थे ना, यानी किसको, यानी दामोदर नदी घाटी का जब उद्घाटन कर रहे थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब इसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही उद्घाटन कर रहे थे। और दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत है? तो वहीं पर उद्घाटन कर रहे थे, तब भी क्या बोले थे कि जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसको यानी नदी घाटी परियोजनाओं को उसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कोई दिक्कत है? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे। यानी उस समय दोस्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी कहने का मतलब है कि जब जवाहरलाल नेहरू 1948 ईस्वी में कौन दामोदर नदी घाटी परियोजना को उद्घाटन कर रहे थे, उस समय क्या कहे थे कि जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं या नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक ना दोस्त है? ये VVI है, बहुत बार पेपर में पूछा है, बहुत बार ये सब पूछा है। ठीक, कि दामोदर नदी घाटी का या भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम परियोजना का नाम क्या है? परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कोई दिक्कत है? यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यह पेपर में कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आगे बता रहा हूँ। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ टर्म छूट गए थे, ठीक है, उसको अभी क्या कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रथम पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। समझ में आ रहा है ना? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब सर सामुदायिक विकास कार्यक्रम था क्या, कि सभी लोगों का यानी एकदम छोटे से छोटे दबके हुए वर्ग का विकास करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो समाज में दबे हुए यानी नीचे दबे हुए कहने का मतलब दोस्त की धरती के नीचे नहीं, कहने का मतलब है कि जो नीचे नहीं रहते हैं, सबसे निम्न वर्गीय लोग या सबसे कमजोर वर्ग के लोग, उसको विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ना, यानी उनको विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ना। और मुख्य धारा कहने का मतलब है कि पानी की धारा नहीं, जो मुख्य धारा के मतलब जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनको लाभान्वित करना, उन तक लाभ को पहुंचाना, यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। पिछला बीपीएससी यानी ये 69वीं है, 68वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आया था 68वीं बीपीएससी में, कि कब, और इसके बारे में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में भी पूरा जिक्र दिया था। कोई दिक्कत है? और उसमें कथन करके पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यानी ये किसका क्वेश्चन है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1952 में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग जितना टर्म पूछता है हम लोग जिक्र कर लिए। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बात करें कि इसका टाइम पीरियड कितना था, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या पूछ रहे हैं कार्यकाल, तो 1956 से कितना था, 61। 1956 से 61 कहने का मतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब था, तो 1956 से 61 था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्त, यह किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगर पूछ दे कि यह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यानी यह किस मॉडल पर आधारित था बाबू, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस पर। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह कई बार क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह पेपर में हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। और ये भी पूछा है कि यह किस मॉडल पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जितना दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा के सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये सर समाजवादी समाज ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए समाजवादी का मतलब होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के मतलब होता है बाबू कि जिस देश में समाज किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में क्या है, चौक है, ये क्या है, चौक है, तो इसका मूल्य कितना होना चाहिए, यानी इसका मूल्य कितना होना चाहिए, तो इसमें समाज निर्धारित करेगा। अब सर समाज कैसे निर्धारित करेगा, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि समाज आखिर इसका मूल्य कैसे निर्धारित करेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए
ये मेरे हाथ में चौक है ना, अभी बताया ना, इसका मूल्य किसने निर्धारित करेगा? समाज ने। अब सर समाज अगर आपको दिया जाए चांस, यानी मुकेश को कहा जाए कि इसका कितना मूल्य होना चाहिए, तो 10 रुपया कहेगा। ठीक है, तो अगर मुकेश को कहा जाए कि इस चौक का दाम बताइए, तो मुकेश कहेगा कि 2 रुपया। अगर सुरेश को कहा जाए कि इसका दाम बताओ, तो सुरेश कहेगा कि 1 रुपया होना चाहिए। अगर कहा जाए कि मिथिलेश को कहा जाए कि इसका दाम बताओ, तो वो कहेगा कि 3 रुपया। क रुपया? 3 रुपया। और नेता को कहा जाए तो 5 रुपया कह देगा। कहने का मतलब है दोस्त कि अलग अलग जो लड़का है या अलग अलग जो व्यक्ति हैं हमारे समाज में, क्या है, अलग अलग व्यक्ति जो है मेरे समाज में, इसका मूल्य का निर्धारण अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अब सर समाजवादी का मतलब बताइए ना, कि इसका जब समाज निर्धारित करेगा तो इसका तो अलग अलग रेट कर देगा, तो अब इसका मूल्य निर्धारण कौन करता है? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू किसी भी वस्तु का कीमत जो है उसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और सरकार कौन होता है सर? तो जो जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो वैसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी नेता जो है या सरकार जो है एक मूल्य निर्धारित कर देगा, जिसको आपको सभी को उसको पे करना है। बात समझ में आ गया कि नहीं? समाजवादी का न तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मूल्य निर्धारित करता अपने अपने स्तर से, कोई दिक्कत है? तो हुआ ऐसा कि कोई भी व्यक्ति समाज का नहीं बात माना जाएगा। समाज के व्यक्तियों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होता है, उन्हीं के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। यही समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाजवादी समाज की स्थापना करना। समझ में आ गया ना? अब सर इसमें विशेषता किस पर फोकस किया गया? तो इस योजना में कारखानों पर विशेष बल दिया गया। कारखानों पर विशेष बल दिया गया। कारखानों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। अब सर विशेष बल दिया गया, इसका कहने का मतलब है कि इसमें देखिए, इस योजना में कारखानों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इसका कहने का मतलब है ना दोस्त कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, ठीक, और कौन सा? राउरकेला। कौन है? राउरकेला। ये सब कंपनियों का स्थापना हुआ, ठीक ना। विभिन्न कंपनियों का, स्टील कंपनियों का भारत में यह सब भारी उद्योग का स्थापना हुआ। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसलिए इसमें कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस पर बल दिया गया? तो कारखानों की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में इतना तब तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम आगे बता। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कंपनियों की स्थापना हुई थी, यानी विभिन्न फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी, या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी, यानी स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था, उसका अब हम नाम लिखेंगे। ठीक है, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कंपनियां बहुत मुख्यतः है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब 10 बजल। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न इस्पात कंपनियों की स्थापना की गई। निम्न इस्पात कंपनियों की स्थापना की गई। कौन कौन सर? तो देखिएगा, पहला जो है दोस्त भिलाई। कौन सा? भिलाई। दूसरा कौन सा? राउरकेला। एके में राउरकेला। और तीसरा कौन सा? दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। ठीक, तो देखिए भिलाई जो है ना, यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में।
या कई बार पूछा है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है दोस्त, इस्पात कहे हैं स्टील प्लांट को ही, किसको? स्टील प्लांट को ही। यानी भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में। आए दिन पेपर में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और दुर्गापुर कहाँ है बाबू? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत है? पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए भिलाई की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना की बात करें दोस्त, भिलाई की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में। कब? 1959 में। और सर अगर राउरकेला की बात किया जाए कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1955 में। 1955 में। यानी इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में कि 55 में? 1955 में। कब? 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1955 ईस्वी में, ठीक है। अगर बात किया जाए कि दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना करे हैं, तो इसकी स्थापना कब हुआ था बाबू? इसकी स्थापना 1959 में। कब? 1959 ईस्वी में। कोई डाउट नहीं है? देखिए 1959 में, यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में। अब सर दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ना, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? दुर्गापुर के जर्मनी के किसका? दुर्गापुर के ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। स्थापित हुआ था। बाप रे बाप, इतनी बार पेपर में पूछा है। ये सब दोस्त मोस्ट VVI है, एकदम VVI। समझ जाइए, जितना मारे उतना कम है, ठीक है। ये सब VVI क्वेश्चन है। और क्या सर? तो इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना किसके सहयोग से? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ठीक। इसकी स्थापना किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अगर बात करें कि भिलाई की स्थापना, तो इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से हुआ था। रूस के सहयोग से हुआ था। कोई दिक्कत है? इतना याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। यानी भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। अगर बात किया जाए कि इसका स्थापना किसके सहयोग से हुआ था, तो रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। इसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अब देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। इसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़। देखिए दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से और क्या संबंधित है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही पंचवर्षीय योजना में ही लागू हुआ था। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है बाबू, आखिर बताइए कि देश आजादी के बाद क्या कर रहे हैं? देश आजादी के बाद देखिए इस पर डिस्कस किया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया जाए, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया जाए, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू किया जाए। देखिए दोस्त, विश्व में तीन प्रकार के होता है। एक तो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीनों अर्थव्यवस्था में आराम से समझिए। जैसे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था पूछेगा ना, अमेरिका या ब्रिटेन के, तो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि
कोई भी वस्तु का मालिक या कोई भी चीज का मालिक जो होता है उसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। या मान लीजिए चौक होगा तो इस चौक का कोई एक निजी, देखिए दोस्त, कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लागू हुआ था। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, गौर फरमाइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लागू हुआ था। अब विश्व में टोटल कितनी अर्थव्यवस्था है, तो कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सब आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो इसमें किसी भी वस्तु का जो स्वामित्व होता है, किसी भी वस्तु का जो मालिक होता है वह किसी एक खास व्यक्ति होता है। कौन होता है? किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है। मान लीजिए ये मेरे हाथ में चौक है, अगर इस चौक को बेचना होगा तो कोई एक व्यक्ति इसका मालिक होगा, कोई एक व्यक्ति इसका मूल्य निर्धारित करेगा। यानी हम कहेंगे कि इसका 10 रुपया कीमत है तो इसका कीमत कितना निर्धारित होगा? 10 रुपया ही। लेकिन अगर वही बात किया जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कोई डाउट है? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है सर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिक्सचर होता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में कुछ जो होगा सरकार के हाथों में होगी और कुछ का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति होता है। कोई दिक्कत है? तो अभी भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब सर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों लागू किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अब सर सवाल रहा कि भारत में आखिर पूंजीवादी क्यों नहीं निर्माण किया गया, समाजवादी नहीं बनाया गया, आखिर इसको भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों लागू किया गया? सवाल जबरदस्त है कि नहीं है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस देश में लागू होता है, क्या बोले? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस देश में लागू होता है जिस देश के पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक होता है। यानी जो देश पूंजीवादी हो, समृद्ध हो, यानी जो धनी हो, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी व्यवस्था है। रूस में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर सर पूंजीवादी समाज समझा दिए, समाजवादी बता दिए, मिश्रित, आखिर हम लोग का देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होने का कारण क्या था? तो देखिए हम लोग का देश जो था उस समय, हम लोग का देश का ऐसा हालत हो गया था कि उसको सुधारने के लिए क्या किया जाना था? जब देश बंटवारा हुआ था तो उस समय हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू करते तो गरीब आदमी अमीर नहीं हो पाता, यानी गरीब आदमी दबका रह जाता। यानी कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति जो है वह पूंजीपति होता। अब पूंजीपति होने के नाते उसका मालिक कौन होता? वही मूल्य निर्धारित करता। अगर कहता कि ये 10 रुपया के चौक है तो उसको 10 रुपया ही आपको, निम्न वर्गीय आदमी को या जो कमजोर वर्ग का, दबगा वर्ग का व्यक्ति है, तो उसको 10 रुपया इसको चुकाना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं अपनाया गया सर? तो देखिए कुछ समय तक समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, फिर ज्यादा वृद्धि करने के लिए, अर्थव्यवस्था को ज्यादा डेवलप करने के लिए इसमें क्या किया गया कि कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी मिला लिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार, उसके हाथ में स्वामित्व होता है। यानी किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण करने का दायित्व किसके हाथों में होता है? तो सरकार के हाथों में होता है। यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथों में होता है। बात सही है? अब देखिए, अब सरकार पर आप दबाव डाल सकती है। मान लीजिए महंगाई बढ़ रहा है, जैसे टमाटर का भाव अभी हाल फिलहाल उछला था ना, तो इसलिए क्या किया गया कि सुनो, भारत में इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया कि इसमें किसका स्वामित्व हो? पूंजीवादी का भी और समाजवादी का भी। अब इसीलिए देखना कि अगर किसी वस्तु का भाव बहुत चरम सीमा पर जाता है, अगर किसी वस्तु का भाव बहुत अधिक चरम सीमा पर जाता है, तब क्या करता है कि लोग उस पर धरना प्रदर्शन करते हैं। लोग सरकार के खिलाफ क्या करते हैं?
धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे सरकार उस पर आधिपत्य स्थापित करती है, यानी उसको भाव को देखती है, ध्यान में लेती है और उसको कम करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसके मालिक में कुछ साझेदारी किसका है, सरकार का भी साझेदारी है और कुछ पूंजीवादी व्यक्तियों का भी योगदान है। ठीक ना, इतना ही। पर दोस्त, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर बटन दबाएं और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करें कि यह चैप्टर जो लगा यानी अर्थव्यवस्था जो पढ़ाया मैं, यह कैसा लगा, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है।